हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूरेका क्लासेज में। पीछे की दो क्लास के अंदर अपन ने एक बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर चल रहा था, उसके अंदर हमने दो टेक्निक्स के बारे में देख लिया था। एक तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक और दूसरी हमने देखी थी पीसीआर टेक्निक। एक में हमने देखा था कि डीएनए को अलग अलग करने वाली टेक्निक कौन सी है, डीएनए का पृथक्करण करने वाली टेक्निक कौन सी है, वो थी अपनी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। और एक में हमने देखा था कि कुछ ही सेकंड में डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के डीएनए की हजारों या सैकड़ों प्रतिलिपियां बनाने की वाली जो टेक्निक थी, जिसको हमने बोला था पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आज अपन उसी चैप्टर के अंदर एक ऐसे टूल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने देखा था बायोटेक्नोलॉजी के अंदर टूल और टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने टेक्निक्स तो दो देख ली, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक और पीसीआर टेक्निक। आज अपन उस टूल की बात करेंगे जिसको हम जानते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के बारे में। अब ये जो एंजाइम है ये अपना केमिस्ट्री का टॉपिक भी है ना, और बायो के अंदर भी ये चल रहा है। पहले तो अपन ये देखेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को अपन कहां पे पढ़ते हैं। एक तो अपने 11th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है, वहां पे अपन एंजाइम का डिस्कशन करते हैं। तो उस एंजाइम के डिस्कशन के अंदर अपन इसका नाम जरूर लेते हैं। उसके बाद में बायोलॉजी के अलावा केमिस्ट्री के अंदर अपन एंजाइम का नामकरण करते हैं। तो उस एंजाइम के नामकरण के अंदर एक फैमिली रहती है, न्यूक्लियेज फैमिली। उस न्यूक्लियेज फैमिली का बेस्ट जो एग्जाम्पल होता है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है। उसके बाद में 12th क्लास की बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी इसको पढ़ा जाता है। बीएससी के अंदर जो बायोटेक्नोलॉजी रहेगी उसके अंदर भी इसको पढ़ा जाएगा। एमएससी के अंदर जो बायोटेक्नोलॉजी रहती है वहां पे भी इस टॉपिक को पढ़ा जाता है। और बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी इस एंजाइम को पढ़ा जाता है। और नीट के एग्जाम में तो जब 12th की एनसीईआरटी में है तो वहां पे तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो कितनी सारी जगह पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है अपना। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि इसके और क्या क्या नाम होते हैं, क्योंकि अपन एक एंजाइम का नाम की रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, इसकी पूरी कहानी अपने को सारी की सारी कहानी याद हो गई है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इनके अलग नाम से पूछ लिया जाता है। जैसे इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को हम प्रतिबंधन एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। क्यों नाम दिया गया प्रतिबंधन एंजाइम, इसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन पहले इनके नाम देखेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को हम प्रतिबंधन एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को हम आणविक कैंची के नाम से भी जानते हैं, मोलिकुलर सीजर के नाम से भी जानते हैं, न्यूक्लियेज एंजाइम के नाम से भी जानते हैं, रासायनिक चाकू के नाम से भी जानते हैं, और विदलन एंजाइम या क्लीवेज एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पे अपने को दिख रहा है एक तो आणविक कैंची, और आणविक कैंची को ही इंग्लिश में अपन बोल देते हैं मोलिकुलर सीजर। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बना लेता है कि आणविक कैंची के नाम से कौन से एंजाइम को जाना जाता है, मोलिकुलर सीजर के नाम से कौन से एंजाइम को जाना जाता है, रासायनिक चाकू के नाम से कौन से एंजाइम को जाना जाता है। तो ये जो कैंची होती है, सीजर होती है, चाकू होते हैं, इनका काम क्या ही होता है, काटने का होता है। इसका मतलब यहां पे इस एंजाइम का काम भी काटने का होगा। लेकिन किसको काटने का होता है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपन बनाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसका मतलब ये एंजाइम काटने का काम करेगा, किसको, डीएनए को। इसलिए रासायनिक चाकू, मोलिकुलर सीजर, आणविक कैंची, इसका जो नेचर होता है उस बेसिस के ऊपर ये नाम दिया गया है। फिर इसको हम न्यूक्लियेज एंजाइम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, ये न्यूक्लियेज फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद में प्रतिबंधन एंजाइम। अब प्रतिबंधन एंजाइम का मतलब क्या होता है कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स आपस में बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, और प्रति का मतलब अठा देना, मतलब उन बंधों को अठाने वाला एंजाइम होता है ये। उसके बाद में विदलन एंजाइम क्यों बोला है, जैसे अपन रिप्रोडक्शन के चैप्टर के अंदर जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहां पे जो एक कोशिका भ्रूण होता है वो दो कोशिका में बदलता है, दो कोशिका भ्रूण चार कोशिकाओं वाले भ्रूण में बदलता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विदलन बोलते हैं। वैसे ही यहां पे डीएनए का एक जो टुकड़ा है उससे दो टुकड़े, दो टुकड़े से चार टुकड़े, चार टुकड़े से 8 टुकड़े अपन बना सकते हैं। तो उसलिए इसका नाम रखा गया विदलन एंजाइम, और इसी को हम इंग्लिश में बोल देते हैं क्लीवेज एंजाइम। तो ये इतने सारे आणविक कैंची, मोलिकुलर सीजर, प्रतिबंधन एंजाइम, न्यूक्लियेज एंजाइम, विदलन एंजाइम, क्लीवेज एंजाइम, रासायनिक चाकू, ये सारे के सारे एक ही एंजाइम का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। अब हमने इतना पता कर लिया है कि ये एंजाइम है, ये डीएनए के खंडों को काटने का काम करता है। तो सबसे पहला पॉइंट अपन यहां पे लिख रहे हैं, ये है एंजाइम डीएनए के खंडों को काटता है, तोड़ता है,
फोड़ता है। मतलब क्वेश्चन क्या है, डीएनए के खंडों को कट लगाने वाला एंजाइम कौन सा है, डीएनए के खंडों को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है, डीएनए के खंडों को फोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है। तो काटना, तोड़ना, फोड़ना, ये काम किसका है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का या फिर प्रतिबंधन एंजाइम का है। दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि ये डीएनए के खंडों को ही काटता है, आरएनए के खंडों को नहीं काटता है, डीएनए के खंडों को ही काटता है। और कौन से डीएनए के खंडों को काटेगा, भाई डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है। तो ये जो कट लगाता है ये सिंगल स्टैंडर्ड के ऊपर लगाएगा कि डबल स्टैंडर्ड के ऊपर लगाएगा, तो उसका आंसर अपना रहता है ये है एंजाइम द्विसूत्री डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर ही काम करता है, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के ऊपर कट नहीं लगाता है ये एंजाइम। दूसरा ये है एंजाइम डीएनए के फॉस्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ता है। डीएनए के अंदर दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जैसे डीएनए के अंदर दो नाइट्रोजन अक्षारकों के बीच में पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में पाया जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो यहां पे ये एंजाइम क्या कर रहा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ रहा है। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर जब डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ते हैं तो वहां पे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो एंजाइम है जिसका नाम है हेलिकेज एंजाइम। वो हेलिकेज एंजाइम भी क्या करता है, डीएनए के बंधों को तोड़ता है, लेकिन उसमें डीएनए के कौन से बंध होते हैं, उसमें डीएनए के नाइट्रोजन अक्षारकों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ने का जो काम होता है वो होता है हेलिकेज एंजाइम का। और उस हेलिकेज एंजाइम की वजह से डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो कन्वर्ट हो जाता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। लेकिन यहां पे अपन डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट नहीं करें, यहां पे अपन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को कट कर रहे हैं, डीएनए के खंडों को कट लगा रहे हैं। और कट लगा रहे हैं तो कौन से बॉन्ड टूटने वाले हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टूटने वाले हैं। ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ता है। उसके बाद में भाई डीएनए के खंड को कट लगाएगा, तो डीएनए के खंडों को कट कहां पे लगाएगा, डीएनए की जो सीक्वेंस होती है बाहर की साइड में भी होती है, अंदर की साइड में भी होती है। तो ये कट कहां पे लगाएगा, तो न्यूक्लियस फैमिली के अंदर तीन टाइप के हार्मोन होते हैं। एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस और एक होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब एक्सोन्यूक्लियस जो एंजाइम है, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, मतलब डीएनए की सीक्वेंस पे बाहर। जैसे मान लो कि ये मैंने डीएनए की एक सीक्वेंस बना रखी है, अब इसमें बाहर से जो कट लगाएगा, किनारों के ऊपर कट लगाएगा, उसको हम क्या नाम देंगे, एक्सोन्यूक्लियस। जो अंदर कट लगा देगा कहीं पर भी अंदर कट लगा देगा उसको हम क्या बोल देंगे, एंडोन्यूक्लियस। अब एक्सोन्यूक्लियस भी डीएनए के खंडों को कट लगा रहा है, एक्सोन्यूक्लियस भी डीएनए के खंडों को कट लगा रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन इतना पूछे कि डीएनए के खंडों को कट लगाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो अपन कुछ भी बता सकते हैं। उसमें आंसर अपन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी दे देंगे, ओनली एंडोन्यूक्लियस भी दे देंगे, ओनली एक्सोन्यूक्लियस भी दे देंगे। लेकिन यहां पे अपन पर्टिकुलर बात कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए के विशिष्ट स्थलों पर ही काम करता है, मतलब उसके विशिष्ट स्थानों से ही वो कट लगाता है। अब ये विशिष्ट स्थान होते कौन से हैं, तो हमने आगे लिखा है यह एंजाइम पैलिंड्रोमिक डीएनए पर कार्य करता है। तो अगला क्वेश्चन अपना ये बन गया कि पैलिंड्रोमिक डीएनए क्या होता है सर, तो इसका आंसर भी अपन बताएंगे कि पैलिंड्रोमिक डीएनए क्या होता है। ऐसा डबल स्टैंडर्ड डीएनए जिसमें न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम 5 स्टैंड से 3rd स्टैंड व 3rd स्टैंड से 5 स्टैंड की दिशा में पढ़ने पर समान रहे, तो ऐसे डीएनए को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक डीएनए, और इस न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को बोलते हैं हम पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। अब ये बड़ा क्वेश्चन पूछेगा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के ऊपर टिप्पणी लिखो, तो बड़ा क्वेश्चन कर देंगे। बाकी ये जो हर एक पॉइंट है यहाँ पे सिंगल क्वेश्चन भी बनता है 1-1 नंबर का। अब जैसे यहाँ पे अपने बोला कि पैलिंड्रोमिक डीएनए, तो क्वेश्चन अलग से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पैलिंड्रोमिक डीएनए से आपका क्या अभिप्राय है, या पैलिंड्रोमिक अनुक्रम क्या होता है, उदाहरण सहित बताइए। तो हम यहाँ पे परिभाषा भी बताएंगे और उसका उदाहरण भी बताएंगे। नॉर्मली पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है, शब्दों, अक्षरों, वर्णों का ऐसा अनुक्रम होता है जिसको भले अपन आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, उनका सेम उच्चारण निकल करके आता है, उसको हम नाम देते हैं पैलिंड्रोम। मतलब जैसे उसको आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, जैसे अपन मान लो कोई भी नाम लेते हैं, जैसे नवजीवन है ना, नवजीवन। अब इसको पीछे की साइड से पढ़ लो या आगे की साइड से पढ़ लो। एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दे रखा है कैनक, कैनक, उसके बाद में नवीन, उसके बाद में मलयालम। ये इस वर्ड को समझने के लिए दे रहा है। अब इसको नवीन को आप इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, कनक को आप इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, मलयालम को आप इस डायरेक्शन में पढ़ लो
या इधर से पढ़ लो। मतलब आगे से पढ़ेंगे तो भी मलयालम, पीछे से पढ़ेंगे तो भी मलयालम। मतलब वर्णों या अक्षरों का ऐसा समूह है जिसको आगे से पढ़ने से और पीछे से पढ़ने पर भी समान उच्चारण रहता है, उसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। लेकिन यहां पे अपन डिस्कशन कर रहे हैं डीएनए के अंदर। तो पैलिंड्रोमिक अनुक्रम अपन डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम होते हैं उनको आप 5 स्टैंड से 3rd स्टैंड की तरफ या 3rd स्टैंड से 5 स्टैंड की तरफ पढ़ो, सेम उच्चारण देखने को मिलेगा। जैसे अपन यहां पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बनाइए, एक गुआनिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन। अब एनसीईआरटी के अंदर इस एक ही सीक्वेंस को फिक्स कर रखा है कि GAATTC, तो इसको रट्टा मारना पड़ेगा। लेकिन हम दूसरी भी तो सीक्वेंस बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपन कोई भी ऐसी सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस बना सकते हैं जिसमें अपने को बस ये दिखाना है कि इसको इस डायरेक्शन में पढ़ो या इस डायरेक्शन में पढ़ो। जैसे GAATTC। अब G का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो हमेशा साइटोसिन होता है, गुआनिन का साइटोसिन जो कि ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। A फॉर एडेनिन, T फॉर थाइमिन। A के सामने थाइमिन और T के सामने हमेशा एडेनिन रहता है। ये अपन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर जानती है। तो ऊपर वाली एक लाइन याद करते ही G के सामने हमेशा C लिख दो, A के सामने हमेशा T लिख दो, T के सामने हमेशा A लिख दो, C के सामने हमेशा G लिख दो। अब आप इसको इस डायरेक्शन में पढ़ोगे GAATTC, इस डायरेक्शन में पढ़ लो GAATTC। मतलब ऐसा डीएनए का न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम मिला अपने को जिसको 5 स्टैंड से 3rd स्टैंड में पढ़ो या 3rd स्टैंड से 5 स्टैंड की तरफ पढ़ो, दोनों का सेम उच्चारण निकल के आ रहा है। ऐसी सीक्वेंस को अपन बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस और ऐसे डीएनए को बोलते हैं अपन पैलिंड्रोमिक डीएनए। इसका मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन से डीएनए के ऊपर कट लगाता है? पैलिंड्रोमिक डीएनए के ऊपर कट लगाता है। और पैलिंड्रोमिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस दोनों तरफ से सेम रीड करने को मिलती है अपने को। उसके बाद में अपन बात करते हैं, यह एंजाइम इकोलाई जीवाणु में जीवाणु बोझी की वृद्धि को रोकते हैं। इकोलाई क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है जिसको जीवाणु भी अपन बोल रहे हैं। और जीवाणु भोजी क्या होता है? अब देखो स्टूडेंट को हमेशा ये कंफ्यूज रहता है कि ये जीवाणु है और जीवाणु भोजी है, ये दोनों एक ही बात होती होगी या फिर हम जीवाणु को ही जीवाणु भोजी बोलते होंगे। ऐसा सीन नहीं होता है, पहले इसको आप समझ लो। जीवाणु अलग प्रोकैरियोटिक जीव होता है। उसके बाद में जीवाणु कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपने को रोग फैलाते, अपने को संक्रमित करते हैं। लेकिन इस दुनिया के अंदर वो वाले ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो जीवाणुओं को भी संक्रमित कर सकते हैं। मतलब कहने का क्या है, जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले जो विषाणु होते हैं, इनको संक्रमित करने वाले जो विषाणु होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जीवाणु भोजी। इसका मतलब जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज क्या होता है? एक ऐसा वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, संक्रमित करता है। तो यह एंजाइम इकोलाई जीवाणु में जीवाणु भोजी की वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन आता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन है? ये जो इतना खतरनाक तरीके से काम कर रहा है उसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन है? 3 साइंटिस्ट है, आर्बर, नाथन व स्मिथ। आर्बर, नाथन व स्मिथ, इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज की है। अभी तक लगभग 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम खोजे जा चुके हैं और ये 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम 230 प्रकार के जीवाणु से प्राप्त किए गए हैं। 230 प्रकार के जीवाणु, और उन 230 प्रकार के जीवाणु से कितने प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की डिस्कवरी हो चुकी है? लगभग 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अब तक खोजे जा चुके हैं। लेकिन अपने को 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नाम याद नहीं रखने हैं और बोलने से क्या होता है, रख भी नहीं पाएंगे। अपने को सिर्फ और सिर्फ 900 में से एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो कि सबसे पहले खोजा गया था, और सबसे पहला खोजा गया जो प्रतिबंधन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो हिंड सेकंड है। इसका नाम क्या है? हिंड सेकंड है। अब ये जो हिंड सेकंड है ये कौन से बैक्टीरिया से खोजा गया है? जैसे 230 प्रकार के बैक्टीरिया है तो 230 प्रकार के बैक्टीरिया के नाम अपने को नहीं याद रखने, अपने को सिर्फ एक का याद रखना है। 900 में से एक पहला खोजा गया, हिंड सेकंड। 230 में से एक जीवाणु हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नाम के जीवाणु से इस हिंड सेकंड को प्राप्त किया गया है। उसके बाद में प्रतिबंधन एंजाइम सिर्फ जीवाणु से ही प्राप्त होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं से प्रतिबंधन एंजाइम कभी भी नहीं मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जिसमें कि जीवाणु या बैक्टीरिया आते हैं उन्हीं से ही अपन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को निकाल सकते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंजाइम को नहीं निकाल सकते हैं। सन 1963 में जब इकोलाई जीवाणु को जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज द्वारा संक्रमित करवाया गया तो उसके अंदर संक्रमण में देखा गया कि इकोलाई के अंदर 2 प्रकार के एंजाइम उपस्थित थे।
लेकिन दो प्रकार के एंजाइम कौन से उपस्थित थे, पहले उनके काम देख लिए थे। वो एंजाइम के अंदर जो पहला एंजाइम था वो क्या कर रहा था, डीएनए, ये एंजाइम डीएनए पर मेथिल समूह को जोड़ने का काम कर रहा था, मेथिल समूह को जोड़ने का काम कर रहा था। दूसरा एंजाइम क्या था, यह है एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटने का काम कर रहा था। और इन एंजाइम को हमने नाम दिया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है ये काम कैसे करते हैं, हमने बोल तो दिया कि ये डीएनए के खंडों को काटता है, डीएनए के खंडों को तोड़ता है, डीएनए के खंडों को फोड़ता है। अब एक क्वेश्चन सिंपल सा ये भी बनता है कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ऐसा कौन सा एंजाइम आया था जिससे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू या पुनर्योगज डीएनए निर्माण के लिए उसकी तोड़ फोड़ संभव हो पाई थी, मतलब तोड़ने का फोड़ने का ये काम संभव हो पाया था। तो उसका आंसर अपने को देना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम या फिर प्रतिबंधन एंजाइम। अब अपन आगे देखने वाले हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम कैसे काम करता है, किस हिसाब से डीएनए के खंडों के ऊपर कट लगाता है। उसके बाद में अपन डिस्कशन करेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का नामकरण कैसे किया जाता है। नॉर्मली न्यूक्लियस फैमिली के अंदर इसका नामकरण ऑलरेडी हो चुका है, जिसका नाम अपन ने दे भी दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का भी नामकरण कैसे किया जाता है वो बात भी आज अपन यहाँ पे सीखने वाले हैं। अब अपन देखने वाले हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होता है वो दो प्रकार से डीएनए को कट लगाता है, और वो दोनों कट किस हिसाब के होते हैं, एक को हम बोलते हैं स्टिकी एंड कट और दूसरे को बोलते हैं ब्लंट एंड कट। अब स्टिकी एंड कट ये कैसा होता है, जब प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को काटता है, जिसका मीनिंग अपन ने पहले देख लिया। विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम मतलब पैलिंड्रोमिक अनुक्रम से काटता है, तब दोनों रज्जुकों पर एक समान व्यवस्था देखने को मिलती है, मतलब कटे हुए भाग एक समान देखने को मिलते हैं। जैसे न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम, विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम, ये कौन सा है अपना, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम, जो सीक्वेंस अपन ने पहले देखी थी GAATTC और इसके अपोजिट CTTAAG। अब यहां पे जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है कौन सा, इको-आर फर्स्ट नाम का एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है। ये इसको कट कहां से लगाया, विशिष्ट स्थानों से यहां से ये कट लगा रहा है। अब यहां पे अपने को नहीं दिख रहा है, अपने को ऐसा लग रहा है कि ये तो किनारे के ऊपर कट लगा रहा है, जैसे मान लो ये किनारे के ऊपर है, ये भी किनारे के ऊपर है, लेकिन ये कट किनारे के ऊपर नहीं है, ये विशिष्ट अनुक्रम के ऊपर कट लगाया गया है। कौन से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम से, इको-आर फर्स्ट से। कट लगने के बाद में आप देख सकते हो कि ये वाला सिरा होता है ये अलग हो गया है, ये वाला सिरा होता है ये अलग हो गया है, यहां से कट लगने के बाद में। यहां पे अपने को नहीं दिख रहा है कि कट कैसे लगा। अब अपन देख सकते हैं आराम से कि ये कट कैसे लगा है, जिसमें आप देखो GCTTAA सेम है, GCTTAA ये भी सेम है। तो कट लगने के बाद में भी दोनों व्यवस्थाएं, दोनों सिरों की या दोनों न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम की व्यवस्था है वो एक जैसी दिखने को मिलती है। और ये यहाँ पे जो स्पेस लगा हुआ है, कट लगा हुआ है, इसको हम क्या नाम देते हैं, स्टिकी एंड कट बोलते हैं। उसके बाद में सेकंड अपना ब्लंट एंड कट। इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम डीएनए खंडों को इस प्रकार से कट लगाता है कि डीएनए खंड में जो पेड न्यूक्लियोटाइड होते हैं, युग्मित न्यूक्लियोटाइड होते हैं, वह अनपेड या अयुग्मित न्यूक्लियोटाइड होते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे यहां पे एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दे रखी है CCCC की और GGGG की, ये अपनी एक सीक्वेंस थी, और इसने यहां से कट लगाया है। कौन से एंजाइम ने, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से प्राप्त जो एंजाइम है HAE थर्ड से इसको कट लगाया। तो कट लगाने के बाद में अपने को पता लगा कि ये पूरा का पूरा अलग हो गया है, ये पूरा का पूरा अलग हो गया है। कट कहां पे लगा है, बीच में, और इनके जो युग्मित और अयुग्मित पेयर होते हैं वो दोनों अलग अलग हो गए हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम किस हिसाब से कट लगाता है, किस हिसाब से काम करता है, दो प्रकार से कट लगाता है, स्टिकी एंड कट वाला और ब्लंट एंड कट वाला। कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर अपने को ये डायग्राम दिखता है और डायग्राम में अपने से पूछा जाता है कि ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दी गई है, इसका मतलब जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम काम कर रहा है वो किस हिसाब से कट लगा रहा है, वो ब्लंट एंड लगा रहा है कि स्टिकी एंड कट
लगा रहा है, तो अपने को ये देखना है कि कट लगने के बाद में क्या दोनों न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम होते हैं वो उनकी एक समान व्यवस्था देखने को मिल रही है कि अलग अलग देखने को मिल रही है। तो ये वाला डायग्राम देखते अपन आराम से पहचान लेंगे कि इसको देखेंगे तो भी सेम उच्चारण आ रहा है, इसको देखेंगे तो भी सेम उच्चारण आ रहा है। इसका मतलब यहां पे जो कट लगा है उस कट को हम क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड कट बोलते हैं। उसके बाद में युग्मित पेड़ और अयुग्मित पेड़ यदि अलग अलग दिखाई दे रहे हैं आपको कि ये वाला पेड़ अलग हो गए, ये वाले पेड़ अलग हो गए हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लंट एंड कट बोलते हैं। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का आखिरी जो टॉपिक बचता है वो है अपना प्रतिबंधन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नोमेनक्लेचर या फिर नामकरण। अब ये जो नामकरण है ये पढ़ने के लिए आपको अपने दिमाग में लाना पड़ेगा। अपने 11th क्लास के अंदर टेक्सोनोमी पढ़ते हैं, वर्गीकीवाड़ा, वर्गीकरण के अंदर वहां पे केरोलस लिनियस ने एक नामकरण पद्धति दी थी जिसका नाम था बायोनोमियल नोमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसके दो नाम होते हैं, जिसमें पहला जो नाम लिखते हैं अपन वो होता है उसके वंश का या जीनस का, और जो सेकंड होता है उसको हम बोलते हैं स्पीसीज या जाति का। और वहां पे हम उस रूल के अंदर ये भी देखते हैं कि पहला जो वंश का नाम होता है उसका पहला जो अक्षर होता है वो कैपिटल होता है, और जाति का जो पहला अक्षर होता है वो पूरे के पूरे जाति वाले पूरे के पूरे अक्षर कैसे हिसाब से लिखे हुए रहते हैं, स्मॉल लेटर में लिखे हुए होते हैं। जैसे ह्यूमन का अपना है होमो सेपियंस, तो यहाँ पे होमो के अंदर जो एच होगा वो कैपिटल में लिखा हुआ रहेगा, बाकी सारे के सारे स्मॉल लेटर के अंदर। और सेपियंस क्या है, मनुष्य की स्पीशीज का नाम होता है, तो सेपियंस पूरे के पूरे स्मॉल लेटर में लिखे हुए रहते हैं। सेम उसी हिसाब से प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण करते हैं। सबसे पहला रूल क्या है, प्रतिबंधन एंजाइम के नाम का पहला कैपिटल अक्षर उस प्रोकैरियोटिक या फिर उस जीवाणु कोशिका के वंश के नाम का पहला अक्षर होता है जिससे कि उससे प्राप्त किया गया है। तो पीछे अपन ने डिस्कशन कर ही लिया है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को या प्रतिबंधन एंजाइम को, इसका सोर्स की बात करें, स्रोत की बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से इन एंजाइम को पृथक कर सकते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं से हम नहीं कर सकते हैं। और पहला जो अक्षर होता है वो उस प्रोकैरियोटिक कोशिका के वंश का नाम होता है। इस प्रकार दूसरा व तीसरा अक्षर उसकी जाति से लिया गया है। जैसे यहां पे अपन पर्टिकुलर एक एंजाइम की बात करते हैं जो एनसीईआरटी ने दे रखा है। ऐसे बहुत सारे एंजाइम है जिसके नोमेनक्लेचर के अंदर अपन कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अपन एनसीईआरटी का एग्जांपल ले रहे हैं, इकोआर फर्स्ट एंजाइम। अब ये जो इकोआर फर्स्ट एंजाइम है ये अपना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। अब अपने को यहाँ पे ये पता लगा लेना है कि ये जो पहला अक्षर कैपिटल वाला है ये क्या है, ये दूसरा और तीसरा स्मॉल लेटर में लिखे हुए ये क्या है, ये जो आर है ये क्या शो कर रहा है, और ये जो रोमन नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कितने भी हो सकते हैं, रोमन संख्या है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ के इकोआर फर्स्ट एंजाइम, इको का मतलब क्या है, एस्चेरिचिया कोलाई। जैसे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया के बिना बायोटेक्नोलॉजी को अपन स्टार्ट भी नहीं कर सकते हैं, जिसका नाम होता है अपना इकोलाई। और उसी इकोलाई के ऊपर पूरी की पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बेस्ड है, पूरी की पूरी जेनेटिक्स बेस्ड है, पूरा का पूरा बायोटेक्नोलॉजी उसी के ऊपर आधारित है। अब इकोलाई का मतलब क्या होता है, इकोलाई बैक्टीरिया है जिसका पूरा नाम दे नहीं रखा है, उसका अपने को पहचानना पड़ेगा। E4 होता है एस्चेरिचिया और CO4 होता है कोलाई, मतलब उस इकोलाई बैक्टीरिया का ही पूरा नाम क्या होता है, एस्चेरिचिया कोलाई। अब इस एस्चेरिचिया कोलाई या इकोआर फर्स्ट एंजाइम के अंदर जो E अक्षर है, E अक्षर वंश से और CO अक्षर उसकी जाति से, दोनों को मिलाकर के क्या बना है, इको शब्द बना है। इको मतलब E4 एस्चेरिचिया, CO4 कोलाई। एस्चेरिचिया उसकी जीनस है या फिर वंश है, और को क्या है, कोलाई मतलब उसकी स्पीसीज का नाम है। उसके बाद में एक आता है अपना आर को हम बोलते हैं प्रभेद। मतलब हमने बोला कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को हम बैक्टीरिया से प्राप्त कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया के कौन से जेनेटिक मटेरियल से अपन प्राप्त कर रहे हैं, उस जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पे स्ट्रेन बोला जा रहा है, प्रभेद बोला जा रहा है। यहाँ पे प्रभेद का नाम नहीं लिखा जा रहा है, सिर्फ रिप्रेजेंट करे कि R4 अपन ने मान लिया कि R किसको है, कि इस एस्चेरिचिया कोलाई का ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जिससे ये इकोआर फर्स्ट एंजाइम निकाला गया है। उसके बाद में पूरा का पूरा एग्जाम्पल दोबारा से, इकोआर फर्स्ट, E4 एस्चेरिचिया, और ये एस्चेरिचिया क्या होता है, वंश होता है। CO दूसरा और तीसरा अक्षर कोलाई, और ये क्या है, इसकी जाति का नाम होता है।
आर क्या है, यहाँ पे प्रभेद को शो कर रहा है, और फर्स्ट क्या है, ये जो रोमन नंबर है ये इसकी खोज की संख्या का रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। जैसे मान लो कि इकोलाई बैक्टीरिया से हमने पहली बार एक एंजाइम को निकाला है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को निकाला है, तो हम उसका नाम लिख देंगे इको आर फर्स्ट। अब इसी इको आर को हम इकोलाई बैक्टीरिया से दूसरी बार प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इको आर सेकंड। यदि इसी इकोलाई बैक्टीरिया से तीसरी बार इस एंजाइम को प्राप्त करेंगे तो क्या लिख देंगे, इको आर थर्ड। अब इस नोमेनक्लेचर को देखने के बाद में यदि आप ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सर हमने पीछे जब आप बता रहे थे कि 900 प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम खोजे जा चुके हैं और वो 230 प्रकार के बैक्टीरिया से खोजे गए थे, और मैंने आपको ये अच्छे से हाईलाइट करवाया था कि अपने को 900 के नाम याद नहीं रखने, अपने को एक का नाम याद रखना है कि सबसे पहले खोजा गया एंजाइम कौन सा था। तो सबसे पहला खोजा गया एंजाइम था, उसको हमने क्या लिखा था, उसको लिखा था हमने हिंड सेकंड। जबकि यहाँ पे अपन रूल के अंदर तो ये बात कर रहे हैं कि यदि पहले खोजा गया है तो यहाँ पे फर्स्ट आना चाहिए, सेकंड क्यों आया यहाँ पे, इसके पीछे की कहानी क्या है। हिंड सेकंड मतलब एक बैक्टीरिया है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नाम का बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम सेकंड टाइम में खोजा गया। तो फर्स्ट टाइम में क्या खोजा गया था, फर्स्ट टाइम के अंदर एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम निकाल लिया था उससे, एंडोन्यूक्लियस नहीं था वो। फर्स्ट टाइम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम की डिस्कवरी हुई थी, और फिर दूसरी बार खोजा गया तो वो क्या था, अपना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था। तो दूसरी बार तो उस बैक्टीरिया से खोजा, लेकिन हुआ तो ये पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हिंड फर्स्ट क्यों नहीं आया। हिंड फर्स्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि हिंड फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम नहीं था, हिंड फर्स्ट एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम था। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि प्रथम खोजा गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा था, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हिंड सेकंड था। मतलब फर्स्ट टाइम में इसको निकाला गया था तो वो एंडोन्यूक्लियस नहीं था, वो एक्सोन्यूक्लियस था। दूसरी बार निकाला गया तो वो क्या निकला, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो निकाला तो दूसरी बार गया था, लेकिन प्रथम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम तो अपने को हिंड सेकंड से ही मिला है ना। तो इस हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया है प्रतिबंधन एंजाइम का। अब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपन ने टेक्निक देख लिए हैं और एक इंपोर्टेंट टूल था वो देख लिया, और भी बहुत सारे टूल है वो भी अपन देखने वाले हैं, लेकिन इंपोर्टेंट टूल के बारे में देख लिया और टेक्निक्स के बारे में देख लिया। अब अपन मुद्दे की बात पे आएंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, वो कैसे बनाया जाता है। देखो फर्ज तो ये बनता था कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर अपने को रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है वो बात ही पढ़नी होती थी, लेकिन वहाँ पे मैं ये बोलता कि डीएनए के खंड को कट लगाया, डीएनए के खंडों को पृथक किया, डीएनए की बहुत सारी फोटोकॉपियाँ निकाली, तो उसके लिए अपने को पहले से इन चीज़ों के बारे में पता होता, तभी तो वो बात समझ में आती। अब अपने को सिर्फ रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर की रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है कि डीएनए के खंडों को अपन कट लगाएंगे, डीएनए के खंडों को अपन जोड़ेंगे, उसको वाहक के साथ में मैच करेंगे या कनेक्ट करेंगे, उसके बाद में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। डीएनए के खंडों को अलग अलग कैसे करेंगे, उस एक वाहक डीएनए से अपने को बहुत सारी फोटोकॉपियाँ निकाली हो तो कौन सी टेक्निक से, तो वो बात अपने पहले से कर लिया है। तो अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए का टॉपिक चलेगा, वो अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद में मैं नया जो वीडियो लेके आ रहा हूं वो है अपना पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए के ऊपर। थैंक यू।